गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वसंत भाग 1 में संकलित संसार पुस्तक है इस पाठ को पढ़ेंगे। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में किस माध्यम से संसार को पुस्तक के रूप में दर्शाया गया है और इस पाठ की रचना जो है यानी जो इसे लिखा गया है वो एक चिट्ठी के रूप में लिखा गया है। इस पाठ को जवाहरलाल नेहरू ने जेल में लिखा था अपनी पुत्री को चिट्ठी लिखते हुए और उन्हें समझाया था इंदिरा को कि किस प्रकार से कि संसार को वो कैसे पुस्तक के रूप में देखते हैं। उन्हें सारा संसार एक किताब की तरह लगता है। उन्हें लगता है कि ये पूरा संसार एक किताब है और उसकी एक छोटी छोटी चीज़ से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो इसी पाठ को आज हम विस्तृत रूप में यानी विस्तारित रूप में पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। संसार पुस्तक है। इस पाठ को आरंभ करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, इसका वाचन करते हैं और इसे समझते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन बड़े छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो किस प्रकार अपनी पुत्री से कहते हैं कि तुम अब मसूरी में हो, बचपन में तुम मुझसे बहुत से सवाल किया करती थी, पूछा करती थी और मैं उनके जवाब देने का प्रयास करता था, कोशिश करता था। पर अब तुम मसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ और हम दोनों में बातचीत तो हो नहीं सकती। तो मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें अपनी चिट्ठियों और पत्रों के माध्यम से कभी कभी इस दुनिया के छोटे बड़े देशों से जुड़ी हुई कथाएं और उनकी छोटी छोटी जो कहानियां हैं देशों की, अलग अलग देशों की, वो मैं तुम्हें लिखा करूं और तुम्हें बताऊं। वह अपनी पुत्री से कह रहे हैं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानना है और शौक है तुम्हें यह जानने का, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों को इसमें बसी हुई हैं और ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो यहाँ नेहरू कहते हैं उससे कि तुमने सुना होगा हिंदुस्तान के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, इनके इतिहास के बारे में, यानी इनकी हिस्ट्री को पढ़ा होगा, लेकिन किस प्रकार से वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े टापू हैं। यानी इंग्लैंड जो है हमारे ग्लोब पर, यानी पूरा जो देश है, पूरा कंट्री या जो पूरा संसार है, उसमें इंग्लैंड तो एक छोटा सा हिस्सा है। यानी पूरे जगत में, पूरे ग्लोब में आप देखें तो केवल इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है। हिंदुस्तान भी एक बड़ा देश है, लेकिन अगर हम उसे फिर से ग्लोब में देखें तो वो उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा ही नज़र आएगा। तो किस प्रकार से अगर तुम दुनिया को जानना चाहती हो तो तुम उसके छोटे छोटे हिस्सों को जानोगी, उसके अंदर की बातों को जानने का प्रयास करोगी। वो कहते हैं कि इंग्लैंड भी एक छोटा सा देश है और भारत जो कि बड़ा देश है, लेकिन अगर हम उसको संसार के रूप में देखें तो पूरे संसार के साथ कंपेयर करें तो वो एक छोटा सा देश ही रह जाएगा। और नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया का हाल जानना है तो तुम्हें दुनिया के हर टापू, हर देश, हर जगह को जानना होगा। वहाँ पर रह रहे छोटे बड़े लोगों को जानना होगा कि जो छोटी जाति के हैं, जो ऊंची जाति के हैं, या उनकी जातियाँ कैसी कैसी हैं, वो कैसे बसे हुए हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका खान पान क्या है, वो किस प्रकार की पोशाक पहनते हैं। तो तुम्हें केवल एक छोटे से देश से पूरी दुनिया को जज नहीं करना है। यानी वो कहते हैं कि केवल एक देश के माध्यम से तुम पूरी दुनिया को नहीं जान पाओगी। अगर तुम कहो कि मैं भारत को जान लेती हूँ और मैंने भारत का इतिहास पढ़ लिया तो मैंने पूरी दुनिया को जान लिया, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें पूरी दुनिया को जानना है तो तुम्हें हर स्थान से जुड़ी हुई बातों को, हर देश से जुड़ी हुई बातों को, उसकी जातियों को और उससे जुड़े हुए छोटे मोटे जो काम है या वहाँ की जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, उसे भी जानने की इच्छा तुम में होनी चाहिए, तभी तुम उसे जान पाओगी।
तो आगे नेहरू लिखते हैं कि मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया को उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना ही किसी कहानी का या उपन्यास को पढ़ने से तुम्हें नहीं मिलेगा। तो यहाँ नेहरू कहते हैं कि मैं इन छोटे छोटे खतों में यानी चिट्ठियों में तुम्हें पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊँगा तुम उसे पढ़ोगी और समझोगी और तुम उसे जानने की कोशिश करोगी। और जब तुम उसे पढ़ोगी उन चिट्ठियों को तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि पूरी दुनिया जो है उसमें रह रहे जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे भाई बहन ही हैं। बस उन सबके चेहरे अलग हैं, उन सबका रहन सहन अलग है, उनका खाना पीना अलग है, पर वह सभी लोग जो हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं और वो भी हमारी तरह हमारे भाई बहन ही हैं। यानी पूरी दुनिया में रहने वाले लोग वो भी व्यक्ति हैं, वो भी इंसान हैं, बस वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और अलग अलग कल्चर और अलग अलग संस्कृतियों के बीच में जीवन जीते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी, वो कहते हैं कि तुम दुनिया का जो इतिहास है वो किस में पढ़ोगी? किताबों में, कहानियों में, उपन्यासों में, बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ोगी। लेकिन जब अगर तुम्हें दुनिया को जानना है तो तुम्हें किताबों से निकलकर बाहर दुनिया को देखना चाहिए। यानी केवल किताबों में ही दुनिया को नहीं समझना चाहिए, दुनिया को किताबों से हटकर भी समझना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि दुनिया में एक छोटी छोटी चीज़ में एक अलग कहानी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से नेहरू कहते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों की पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं रहती थी। तो नेहरू कहते हैं कि तुम्हें पता है कि धरती तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इस धरती पे पहले तो कोई भी आदमी नहीं था और आदमियों से पहले यहाँ केवल जानवर रहते थे और कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी कि जिसमें जीवन हो। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। तो क्या आप सब भी यह सोच सकते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था कि जब कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं था, कोई भी जानदार चीज़ यहाँ पर नहीं थी, केवल पत्थर पहाड़ यही सब था और कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। ऐसा कल्पना करना यानी ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल है आज के समय में। जिस समय में आज हम रह रहे हैं उस समय में तो हमारे सामने हर कोई जानदार चीज़ है, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, जानवर हो या व्यक्ति हो, इंसान हो। तो हम उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद किस प्रकार से कहते हैं कि लेकिन विद्वान जो हैं या विज्ञान जानने वाले लोग, विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों को या जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें यह ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच लें या सोच निकालें कि ऐसा पुराने ज़माने में हुआ होगा। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी। तो किस प्रकार से आपने देखा कि नेहरू जी कहते हैं उन्हें चिट्ठियों में कि मैं तुम्हें हर बात तो चिट्ठी के माध्यम से बता नहीं सकता, और जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तो तुम चिट्ठियों में के माध्यम से या तुम देखोगी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों के माध्यम से तुम जानने की दुनिया को कोशिश करोगी। लेकिन केवल दुनिया को किताबों से ही नहीं जाना जा सकता। किताबों में अगर तुम पुराना सोचो या हमारा इतिहास सोचो धरती का, कि जब धरती रही होगी और जब उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहा होगा, तो जब कोई व्यक्ति ही नहीं था तो उसकी कहानी कौन लिखता? उस समय तो किसी को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, कोई व्यक्ति भी नहीं था, कोई लिख भी नहीं सकता था। तो किस प्रकार हमें इतिहास का मालूम होगा?
किस प्रकार हमें पता चलेगा कि जानवर रहे थे तो इंसान कैसे पैदा हुआ, या इंसान जब पैदा हुआ तो फिर उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ा, या कौन से पुराने समय में डायनासोर की जैसे आप बात करते हैं कि उसकी हड्डियों से हमें पता चला कि हाँ भाई इस तरह का भी कोई जानवर था, इस तरह की भी कोई प्रजाति थी। तो यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि केवल किताबों में ही लिखा हुआ सही नहीं है, यानी किताबों के माध्यम से तो हमें ज्ञान और इतिहास का पता चलता ही है, लेकिन अगर हम सोचें तो हमें कितने मज़े की बात है कि हमें चीज़ों को जानने के लिए किताबों के अलावा भी अगर हम चीज़ों को देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपना इतिहास खुद बताती हैं और हम उनका इतिहास जान सकते हैं। सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर, पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कई चीज़ें हैं जिसमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम होता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई बातों को या किताबों में पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ किस प्रकार से जो लेखक हैं यानी नेहरू जी कहते हैं इंदिरा से कि कहानी जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं वो केवल किताबों और पुस्तकों के माध्यम से हम जान नहीं सकते हैं। और ऐसे कैसे हम मान लें कि अगर पुस्तकों में लिखा है तो वो सही ही होगा। हम अपनी कहानियों से केवल उन बातों को जान सकते हैं, लेकिन असली रूप में उन्हें अनुभव नहीं कर सकते, हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो यहाँ कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि संसार अपने आप में ही पुस्तक है। हमें वहाँ की हर छोटी बड़ी चीज़ एक अपनी अपनी कहानी कहती है। जैसे जो पत्थर है, पहाड़ है, तो वो कहते हैं कि अगर सड़क पर या नदी के किनारे तुम्हें एक रोड़ा दिखेगा, यानी एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिखता है, तो वो भी हो सकता है कि संसार की पुस्तक यानी संसार की किताब का एक हिस्सा हो, उसका भी एक पन्ना हो। तो वो कहते हैं कि वो भी अपनी एक कहानी कहता है, तो तुम्हें उसे भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबें पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? क्या कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिस उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वे चिकना और चमकदार हो गया। तो किस प्रकार से नेहरू जी ने
इंदिरा को एक ज्ञान बताया कि अगर हमें किताब को पढ़ना होता है तो उससे पहले हमें अक्षरों को समझना होता है। यानी हमें अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी जो भी हम किताब पढ़ना चाहते हैं और वो जिस भी भाषा में लिखी गई है, तो हम सबसे पहले उसके अक्षरों को समझने का प्रयास करते हैं, तभी हम उसको समझ पाएंगे, तभी हम उस किताब को पढ़ पाएंगे। तो उसी प्रकार नेहरू बताते हैं कि अगर हमें प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना है, प्रकृति की किताब को पढ़ना है, तो हमें उसके अक्षरों को पढ़ना आना चाहिए। तो प्रकृति के अक्षर हमें किससे पता चलते हैं? नदी, पहाड़, रोड़े, पत्थर, चिड़िया या घास, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें प्रकृति की कहानी समझाती हैं। प्रकृति की एक किताब जो है वो हमारे सामने किसके माध्यम से आती है? इन हड्डियों के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से, मौसम के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से। तो यहाँ नेहरू जी बताते हैं, उन्होंने इंदिरा से कहा कि अगर तुम्हें कोई कहानी जाननी है तो तुम खुद भी जान सकती हो इस प्रकृति की कहानी। हो सकता है कि तुमने कभी देखा हो किसी पत्थर को नीचे पड़ा हुआ, पर तुमने कभी सोचा कि वो पत्थर यहाँ आया कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब पत्थर पहाड़ से गिरते हैं तो वो नुकीले होते हैं, पर अगर आपके सामने कोई पत्थर पड़ा है और वो चिकना सा पत्थर है, यानी उसकी नोक नहीं है, वो धारदार नहीं है, तो किस प्रकार से आपने सोचा होगा कि वो पत्थर भी किसी ज़माने में धारदार रहा होगा, यानी वो भी नोकीला रहा होगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी चिकने वाली कैसे हो गई? तो फिर हम उसकी कहानी को सोच सकते हैं, हम पास्ट में जाकर यानी भूतकाल में जाकर उसकी कहानी को समझ सकते हैं। और कैसे समझ सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कभी वो पत्थर भी यानी वो रोड़ा भी किसी पर्वत का ही, किसी पहाड़ का ही एक अंश रहा होगा, उसका ही हिस्सा रहा होगा। लेकिन कभी कोई नदी वहाँ से गुजरी होगी उस पर्वत से, या बारिश के पानी से वो बहता हुआ रोड़ा नीचे नदी के माध्यम से बहता हुआ आगे चला गया होगा, और उसके बाद नदी में बहते बहते वो नदी के कितने सारे किनारों से टकराया होगा, और वहाँ से घिस घिस कर वह जो पत्थर है वो नुकीला नहीं रहा होगा, और पानी में पड़ा पड़ा मिट्टी में लुढ़कता हुआ वह चिकना हो गया होगा। तो कैसे एक चिकना जो पत्थर है या जो रोड़ा है उसकी भी एक कहानी हो सकती है। तो जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर आपकी क्लास में एक चार्ट लगा हुआ है, एक चार्ट पेपर लगा है, और उस पे जैसे आप सब अपनी क्लास की सजावट करते हैं और बहुत से चार्ट लगाते हैं, तो उस चार्ट की अगर हमें कहानी जाननी है, और उस चार्ट पे बहुत सा सुंदर चित्र बना हुआ है और उस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है कि वो चार्ट किसने बनाया है, और हमें जानना है कि यह चार्ट कैसे लगा होगा, तो हम उसकी कहानी कैसे जानेंगे? कि वह चार्ट जो है शायद किसी ने बनाया होगा, पर कैसे बनाया होगा? सबसे पहले वो अपने पास वो चार्ट कहीं से खरीद कर वो चार्ट पेपर लाया होगा। चार्ट पेपर लाने के बाद उसने पेंसिल से उस पर आकृति बनाई होगी, उस पर रंग भरे होंगे। रंग भरने के बाद वो अपने बस्ते में यानी बैग में वो बच्चा जो है जिसने भी वो बनाया है वो उस स्कूल में यानी विद्यालय में लाया होगा, उसने अपनी अध्यापिका को वो चार्ट दिखाया होगा। उसके बाद सजाने के लिए उस चार्ट को किस प्रकार से उसे जो विद्यालय की दीवार है उस पर लगाया गया होगा, और उस पर चिपकाने के लिए कौन से सामान का प्रयोग किया गया होगा। यानी हमारे सामने, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमारे सामने जो भी चीज़ है, चाहे वो एक पेंसिल हो, पेन हो, पहाड़ हो, घास हो, फूल हो, पत्थर हो, नदी हो, हर कोई चीज़ जो है वो एक कहानी कहती है, उसका अपना एक इतिहास होता है। तो हम ना केवल पुस्तकों से बल्कि हम अपनी खुद की नज़र से, अपनी खुद की समझ के अनुसार भी संसार की पुस्तक को, संसार में व्याप्त यानी संसार में हर जो भी चीज़ है उसकी कहानी को खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी तक हमने कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार से वो जो चिकना पत्थर है उसकी कहानी किस प्रकार बताई गई, कि पत्थर जो है वो नदियों से निकलता हुआ आया होगा और वो कैसे इधर उधर टकरा कर लुढ़कता हुआ और मिट्टी में डोलता हुआ वह चिकना हो गया होगा नुकीले से। उसके बाद यहाँ बताते हैं नेहरू कि इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ना ले जाता तो वह छोटा होते होते अंक में बालू का एक जर्रा हो जाता, समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनते।
अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, वो हमें कितनी सारी जो बातें हैं वो बता सकती हैं। यानी कितना सारा इतिहास बता सकती हैं कि वो कैसे बने होंगे, क्या क्या हुआ होगा। जिस प्रकार नेहरू ने एक रोड़े की कहानी हमें बताई, एक छोटे से पत्थर की कहानी बताई कि वो कैसे चिकना हुआ होगा, और अगर ये रोड़ा जो है वो आपको नहीं मिलता तो धीरे धीरे क्या पता वो घिसता घिसता जो है वो मिट्टी में तब्दील हो जाता और बालू बन जाता, यानी मिट्टी में बदल जाता। और किस प्रकार से उस रेत पर बच्चे उस मिट्टी में एक छोटा सा कण बन जाता, और रेत पे खेलते हुए बच्चे जो हैं वो उसे अपने हाथों से उछालते और उसके साथ खेलते। तो कैसे एक पत्थर जो है रेत बनने तक की प्रक्रिया, अपनी कहानी जो है खुद बता देता है। तो इसी के माध्यम से हमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो इंदिरा को वो एक कहानी बताते हैं और हमें भी समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे चारों तरफ अगर एक छोटा सा रोड़ा हमें ये कहानी बता सकता है, तो हमारे चारों तरफ फैली हुई हर चीज़ में कितनी सारी कहानियाँ जुड़ी होंगी। यानी हम उन्हें बिना देखे, उनका इतिहास बिना लिखे हुए या बिना किताबों में पढ़े हुए भी जान सकते हैं। जिस प्रकार आपने इस पाठ में एक रोड़े की कहानी को पढ़ा कि वो एक छोटा सा रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा हमें किस प्रकार से कहानी बताता है अपनी, उसे देखते ही उसकी एक कहानी समझ में आती है, उसका इतिहास पता चलता है। वैसे ही आपको एक्टिविटी 2 में आप देख रहे हैं अपने सामने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको ऐसी ही एक एक्टिविटी करनी है। हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल, अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी हो सकती है। कल्पना करो, यानी सोचिए, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी कि वो कैसे बना सुनाएगा, तो पहले दूध था, फिर उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर उसे पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तो ऐसे ही एक कहानी बन गई कि रसगुल्ले की कहानी क्या है। तुम भी, यानी आप भी, किसी भी एक चीज़ का जो भी आपको पसंदीदा हो या आपको जो भी चीज़ लगे कि आप जिसकी कहानी बता सकते हैं और जिसकी जानकारी आपके पास है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है पत्थर, पानी की बूंद या एक आम, चीज़ के किसी भी एक चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान या कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आप कल्पना भी कर सकते हैं, इमेजिन करके भी उसकी कहानी लिख सकते हैं, और कोई फैक्ट्स भी रख सकते हैं कि हाँ ऐसे ही ये चीज़ बनती है। आपको पता है कि अनुमान है आपको, या आपको उसके बारे में जानकारी है कि ये चीज़ कैसे बनी होगी, यानी पत्थर कैसे बना होगा या पानी की बूंद कहाँ से आई होगी, एक आम कैसे बनता है। तो उदाहरण आप देख रहे हैं जैसे अपने सामने रोटी की कहानी। मैं हूँ रोटी, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझ में अनाज की बालियां लगी और बालियों के पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूं पड़ गया। तो इस प्रकार से यह पूरी कहानी नहीं है रोटी की, पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। ऐसे ही आप एक कहानी लिखेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर लिखिए, और उस कहानी का इतिहास आप मुझे बताएंगे। उस कहानी की मतलब उस चीज़ की कहानी को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये आपकी एक्टिविटी 2 होगी, और आपको इसे मुझे सबमिट करना है। मैं इसका मूल्यांकन करूँगी, आपको इसके बेसिस पर भी मार्क्स मिलेंगे। तो आज आपने किस प्रकार से पढ़ा कि हमने एक रोड़े की कहानी को समझा। आपने देखा कि किस प्रकार से संसार पुस्तक है के माध्यम से नेहरू ने इंदिरा को क्या क्या समझाया कि हर कोई, यानी हमारा भारत देश हो या इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, कोई भी स्थान हो, वो केवल जो इतना बड़ा जगत है उसमें एक छोटा सा केवल उसका हिस्सा है, और जो संसार में इतने सारे लोग रह रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन जैसे ही हैं। हमारी ही तरह शरीर है उनका, हमारी ही तरह आँखें हैं, नाक हैं, कान हैं, लेकिन वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं।
फिर यहाँ किस प्रकार उन्होंने बताया कि जब संसार में कुछ भी नहीं था और धरती गर्म हुआ करती थी, तब तो कोई व्यक्ति भी नहीं था जो इतिहास लिख सके। तो हमें ये सारी बातें कैसे पता चली कि एक समय पर इतिहास ऐसा था और लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती इस तरह रही होगी। उसके बाद वे बताते हैं कि हमें केवल किताबों के माध्यम से ही इतिहास पता नहीं चलता है, बल्कि हम अपनी खुद की नज़रों से हर एक चीज़ जो हमारे चारों तरफ है और वो हमें अपनी एक कहानी बताती है। जैसे यहाँ पर प्रकृति के अक्षरों की बात की गई है, यानी प्रकृति का उदाहरण दिया गया है और एक छोटे से रोड़े के माध्यम से उसकी कहानी को दर्शाया गया है। तो आज आपने समझा कि हर एक व्यक्ति यानी संसार में हर चीज़ जो व्याप्त है वो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का एक पन्ना है। चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, आप हो, मैं हूँ, या एक पेन हो, पेंसिल हो, चाहे वो मनुष्य ने बनाई हो या चाहे वो प्रकृति से जुड़ी हुई हो, हर चीज़ की एक अपनी एक कथा है, हर चीज़ का एक अपना इतिहास है। तो इसी के माध्यम से आज हमने इसे पढ़ा और समझने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दुविधा आए, आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है समय पर और सबमिट करना है। धन्यवाद।